हेलो गाइस। अभी हमने पढ़ा प्रमोटर कौन होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं किसी प्रमोटर की, और उसको रेमुनरेशन कैसे मिलता है, ठीक है, सैलरी कैसे मिलती है। रेमुनरेशन इसका मतलब मेहनताना, या उसकी पोजीशन क्या होती है किसी कंपनी में एक प्रमोटर की। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ जो लिखा है, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। किसी भी प्रमोटर का, ठीक है, जो पहला काम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। किसी कंपनी को फॉर्म करता है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, कोई गुप्त प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, उसको नहीं कमाए, ठीक है। कोई गुप्त प्रॉफिट, गुप्त नफ़ा नहीं कमाए, ठीक है, समझ रहे हैं। कोई गलत मतलब कोई ऐसा प्रॉफिट कमाए जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कंपनी को बनाते वक्त प्रॉफिट कमाया हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है उसको, ठीक है। उसकी ड्यूटी है ये, ठीक है, जो उसको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, क्योंकि भाई वो ओनर है, कंपनी फॉर्म कर रहा है, तो वो भाई अगर प्रॉफिट कमा भी ले रहा है बनाते वक्त तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। सीक्रेट प्रॉफिट अगर, हाँ, सीक्रेट प्रॉफिट अगर प्रॉफिट कमाता है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। कहाँ पे? उसको अपने प्रॉस्पेक्टस में, जो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगा, ठीक है, उस टाइम पे उसको डिस्क्लोज करना चाहिए टू द ऑल शेयर होल्डर्स, सभी शेयर होल्डर्स को जो उसके कंपनी में शेयर खरीदने आ रहे हैं, उन सभी को पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रमोटर है, इसने बनाया कंपनी, तो इसने ये प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट सीक्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपने ओपनली सबको बता दिया है वो सीक्रेट तो नहीं है, ठीक है। इसमें सीक्रेट प्रॉफिट कम अर्न करने की इजाज़त नहीं है। दूसरा, सबमिशन ऑफ एनी प्रॉफिट मेड। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, और अगर आप बता नहीं रहे हो, बाद में अगर पता चला कि भाई आपने कोई मतलब कुछ किसी डायरेक्टर को या शेयर होल्डर्स को डाउट हुआ, उन्होंने इंक्वायरी करवा ली, उसके बाद पता चला कि आपने प्रॉफिट कमाया है, समझ रहे आपने मतलब ये नहीं, प्रमोटर ने, ठीक है, अब प्रमोटर ने प्रॉफिट कमाया है, अर्न किया है, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा? वापस करना होगा, देना, लौटाना पड़ेगा उसको, समझ रहे हैं। कह रहे हैं सबमिशन ऑफ एनी प्रॉफिट मेड, कुछ भी अगर किया है तो उसको सबमिट करना पड़ेगा टू द कंपनी, टू इन फ्रंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने कंपनी में वापस करना पड़ेगा, कंपनी इसके फंड में जमा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अगला देखते हैं, टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। ऑल मटेरियल फैक्ट्स जैसे मैंने बताया नहीं अभी, मान लीजिए कुछ अगर आपने अर्न किया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बन गए, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि भाई हमको कमाना ही पड़ गया, ठीक है, या गंवाना पड़ गया, या नुकसान कराना पड़ गया अपना, ठीक है, या मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया कहीं पे, ठीक है, जो ज़रूरत थी जितना उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ गया, ऐसा ज़रूरत था, पड़ा, इम्पोर्टेंट था, ऐसा करना पड़ा हमको मजबूरी में, तो क्या करना होगा? तो उसको अपने प्रॉस्पेक्टस में दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी बताना पड़ेगा, और प्रॉस्पेक्टस के थ्रू शेयर होल्डर्स के पास तो बात पहुंचेगी ही ना। क्योंकि कोई भी पब्लिक कंपनी जो शेयर को ट्रांसफ़र कर रही है, क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर अलाउड नहीं है, पब्लिक कंपनी में ही है। तो पब्लिक कंपनी वो लोगों के साथ चीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। चीट जिसमें लोगों का, पब्लिक का हेल्थ मतलब उसमें कुछ इंटरेस्ट हो, बेनिफिट हो, जुड़ा हो, साथ में हित जुड़ा हो, तो उसके साथ तो आप नुकसान नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर बात बतानी पड़ेगी, समझ रहे हैं, ये बात कह रहा है। दूसरी, टू इंश्योर दैट द रियल ट्रूथ इज डिस्क्लोज्ड। ये कह रहे हैं कि इंश्योर करना होगा, आपको खुद चेक करना होगा और हर एक बात बतानी होगी कि देखो, अगर किसी ने कंपनी में ज्वाइन होने के लिए, ठीक है, या कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, कुछ किसी को इंड्यूस किया है, इंड्यूस समझते हैं, जैसे कि अब किसी को मजबूर कर देना, एक तो इंड्यूस करना, एक तो मजबूर कर देना। इस तरह से मजबूर है मतलब वो दबाव, समझ रहे, दबाव में आकर के या ऐसा कुछ कर करके, ठीक है, वो
कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी होगी, वो रियल ट्रुथ को बताना होगा, ठीक है, सच्चाई बतानी होगी, वास्तविक जो सच्चाइयाँ हैं, सच्चाई है, सत्य है, उसको आपको इंश्योर करें कि वो डिस्क्लोज हो जाए, ठीक है, हुआ हो, ठीक है। फिर आती है बात पोजीशन और रेमुनरेशन की, किसी भी डायरेक्टर की, सॉरी प्रमोटर की रेमुनरेशन और पोजीशन की बात की गई। तो हमारा कंपनीज एक्ट सीधा सीधा कहता है कि कोई भी प्रमोटर का, किसी भी प्रमोटर का कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशन होता है, फिड्यूशरी रिलेशन होता है, यानी कि एक प्रमोटर की ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है, उस घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, ये घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स ये घर के सबसे सीनियर मोस्ट है, ठीक है, तो ये घर के मुखिया हैं, ये घर को बनाने में, फॉर्म करने में इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, घर को बनाने में, उस घर को चलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, ठीक। तो इनका और उस घर के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, फिड्यूशियरी रिलेशन है, जिम्मेदारी का है, ठीक है। ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं उस घर के, अगर उस कंपनी में, इस घर में कोई भी बात उठती है, घर को फॉर्म करने में अगर आपने कहीं गड़बड़ी की है, कल को वो बात निकल के आएगी तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी होगी मिस्टर एक्स। वैसे ही कहता है कि कंपनी और प्रमोटर का जो रिश्ता होता है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का होता है, यानी कि जिम्मेदाराना रिश्ता होता है, ठीक है, जिम्मेदारी का रिश्ता होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इनकी रेमुनरेशन क्या होती है। अब देखो, मान लीजिए कंपनी ने किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए किसी प्रमोटर ने पूरी जोर शोर से सब मेहनत कर डाली, सब कंपनी बना भी डाली, तो अब कंपनी बनने के बाद उसको मिला क्या मिला, उसको मिलना है, देखो वही बात की जा रही, रेमुनरेशन, उसका मेहनताना, ठीक है, उसका मेहनताना उसको मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात नहीं कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जब कंपनी अभी बनी नहीं, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे कि एग्जांपल ले लें, ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन किसी और की है, किसकी है, किसी और की है, होगा कोई मिस्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक्स की है, ठीक है। अब जो ये बंदा है ए, इसको कंपनी बनानी है, इसके दिमाग में आइडियाज़ पे आइडिया आते जा रहे हैं लगातार, ठीक है, और इसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अचानक इसके दिमाग में आइडिया आया, चलो ना एक कंपनी बनाते हैं। ये गया मिस्टर एक्स के पास, बोला भाई हमको ये ज़मीन का टुकड़ा जो है तुम्हारा, ये पूरी ज़मीन हमको दे दो, पूरा प्लाट हमको दे दो, ठीक है, जो भी पैसा होगा हम दोनों बात कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, देते रहेंगे आगे पीछे, ठीक है। अब इस ज़मीन को खरीदना इनसे, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके लिए इन दोनों के बीच में, ठीक है, वही होगा प्री इनकॉर्पोरेशन। ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब भाई ये देखो हमने ये तो बना ली, ज़मीन तो ले ली, अब ज़मीन पे कोई ना कोई बिल्डिंग, कोई ना कोई स्ट्रक्चर हमको तैयार कराना होगा ना, कंपनी से खाली मैदान में तो चलेगी नहीं, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा, कोई एक बिल्डिंग का रूप देना होगा उसको ना। चलो ठीक है, एक बिल्डिंग बनानी है, उस पर स्ट्रक्चर कोई उसका स्ट्रक्चर तैयार करवाना है, तो हम गए कॉन्ट्रैक्टर के पास जो कि मिस्टर वाई हैं, ठीक, वाई से हमने डीलिंग कर ली कि भैया देख यहाँ पे ये बनाना है, ऐसा ऐसा बिल्डिंग तैयार करना है, ऐसा ऐसा उसको रूप देना है। वो बोला ठीक है सर, हो जाएगा। वहाँ भी हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो हमारा बिल्डिंग तैयार करके देगा, हम बदले में उसका जो भी पेमेंट होगा पैसा दे देंगे, ठीक है। अभी देखो ये हुआ, अब उसके दिमाग में ये चीज़ तो आ गया कि भाई देखो ज़मीन भी खरीद ली, बिल्डिंग भी तैयार करा ली, अब जिस फील्ड में हमको वर्क करना है, जिस फील्ड में हमको काम करना है,
मान लीजिए उसको जाना है कपड़े की, जो कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है ना, उसमें आना है उसको। या फिर मान लीजिए हाँ कपड़ा बनाना ही है उसको, ठीक है, अब उसको रेशम खरीदना है, तो गया रेशम वाले के पास, भैया देखो कच्चा माल हमको चाहिए, हमारी कंपनी में ये होगा। अब माल का सब इंतज़ाम कर लिया, मशीन का भी एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ सारा स्टेप, सब कुछ बनाने में उसका जो भी एग्रीमेंट हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेटेड जितना खर्चा आया है, ठीक है, वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा कंपनी का और प्रमोटर के बीच में। क्योंकि देखो जैसे ही कंपनी बन के तैयार हो गई, वो जैसे उसको उसका रजिस्ट्रेशन हो गया आरओसी के पास, ठीक है, तो कंपनी अलग और प्रमोटर अलग, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, एक नहीं है। अभी देखो अभी दोनों एक हैं, क्योंकि अभी कुछ बना नहीं है। जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी अलग और प्रमोटर अलग, तो जब दोनों अलग अलग हो गए कि इसमें देखो उसमें ये भी बात कही गई है, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात पढ़ी थी कि सेपरेट प्रॉपर्टी होता है कंपनी का और प्रमोटर का, जो प्रमोटर का ही नहीं उसके मेंबर्स का भी या डायरेक्टर का, किसी का कोई भी उस पर अपना हक नहीं जता सकता। कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब उस पर जितना खर्चा हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो तो उसको किसी न किसी रूप में मिलना चाहिए। तो अब वो देखो रेम्यूनरेशन का मैनर बताता है, कैसे उसको पैसा, कैसे उसको उसका मेहनताना कैसे मिलेगा, किस फॉर्म में, ठीक है। तो उसका फॉर्म जानने के लिए हम देखो मैनर जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ठीक है, वो नोटिस करेंगे कि हमको किस किस तरह से पैसा मिल सकता है, उसका मतलब मेहनताना कैसे कैसे मिल सकता है। तो देखते हैं हम, पहला मिलता है चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है, अगर चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को ही बेच दे और उससे कैश में ले ले पैसा, ठीक है, कैश में ले ले प्रॉपर्टी के बदले, प्रॉपर्टी सेल करके, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करके किसको, कंपनी को ही, कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करके कैश ले ले, पहली चीज, ठीक है। ये दूसरी बात बताता है, ठीक है, इसी में, या फिर फुली पेड अप शेयर ले ले, फुली पेड अप शेयर ले ले। फुली पेड अप शेयर, देखो शेयर तो होते हैं, ठीक है, शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं, शेयर भी दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो अब देखो शेयर, फुली पेड अप शेयर क्या होते हैं, ऐसा शेयर जो लिक्विडेशन के टाइम पे, यानी कि जब कंपनी बंद होगी, ठीक है, जब बंद होगी तो उस टाइम पे जो लिक्विडेटर आएगा, ठीक है, एसेट और लायबिलिटी की काउंटिंग करेगा, ठीक है, संपत्ति और दायित्व का जब वहाँ पे गिनती चलेगी कि कितनी कंपनी के पास संपत्ति है, कितना दायित्व है और कितना बाहर लौटाना है, कितना अंदर लेना है, किससे लेना है, किसको देना है, ठीक, सीधी सीधी बात। उस टाइम पे प्रमोटर का जो ये शेयर है ये फुली पेड अप है, इससे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भाई पेड अप है, फुली पेड अप है, पैसा भाई पहले ही दे दिया, कंपनी बनाते वक्त ही दे दिया है, तो अभी उससे और कितना लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो अब देखो दूसरा देखो या फिर वो किसी कंपनी के किसी भी मेंबर को, ठीक है, ऑप्शन दे दे, क्या दे दे, ऑप्शन, कि उसका जो शेयर है उसको खरीद ले, ठीक है, ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू बाय, किसी भी मेंबर को बोल दे कि भाई मेरे हक में इतने शेयर हैं, तू खरीद ले, मुझे कैश दे दे, ठीक है, मुझे कैश दे दे, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। या फिर वो कंपनी के शेयर्स को बिचवा करके क्या ले ले, कमीशन के रूप में अपना रेम्यूनरेशन ले सकता है। ये जानते हैं, ये मैनर्स है, तरीका है कि किस किस तरीके से वो पैसा ले सकता है कंपनी से, अपना मेहनताना ले सकता है, मेहनताना वसूल कर सकता है, ठीक है। या फिर लास्ट है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, आप लमसम अमाउंट ले लो, लमसम अमाउंट ले लो, किस कंपनी से कुछ लमसम फिक्स करके अमाउंट पैसा ले लो, ठीक है। अब देखो सीधी सीधी बात है, इतना तो करना ही है, क्योंकि भाई बंदा खर्च कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बदले में चाहिए, उसको चाहिए ना। तो आप लोगों को बस ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
तो हम लोगों ने उसकी ड्यूटीज़ पढ़ ली, ठीक है, हमने उसके रेमुनरेशन पढ़ लिया, तरीका पढ़ लिया किस तरह से उसको रेमुनरेशन मिलेगा, ठीक है ना सर। अब आगे बढ़ते हैं हम। लायबिलिटीज़ ऑफ अ प्रमोटर। एक प्रमोटर है जिसने कंपनी बनाई, ठीक है, कॉमन सी बात है, समझने वाली बात है, जो आप सभी लोग लगभग जानते हैं, समझते हैं। प्रमोटर वही बंदा होता है जो कंपनी बनाएगा। अब अगर कोई किसी चीज़ को बना रहा है तो उसके ऊपर दो चीज़ें आती हैं। पहली, भाई उसकी दायित्व तो कुछ ना कुछ होगा, उसकी लायबिलिटी हो, मतलब उसका जो दायित्व है, ठीक है, दायित्व यानी कि लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा ड्यूटी, जो उसका अधिकार है, अधिकार भी होगा और उस पर दायित्व भी होगा। जहाँ अधिकार वहाँ दायित्व, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को कोई अधिकार दे रहे हैं, किसी चीज़ का अधिकार दे रहे हैं किसी को, तो उसके दूसरे साइड में आप देखोगे कुछ ना कुछ दायित्व भी है उसके। भाई हम आपको ये करने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन ये करने का अधिकार नहीं दिए हैं, ठीक है। कुछ करने का जहाँ अधिकार हो वहाँ पे कुछ ना कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ दायित्व भी आते हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं। तो अब इनकी लायबिलिटी क्या है, इनके क्या दायित्व हैं प्रमोटर्स के। इनको सबसे पहली दायित्व है, देखो कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कंपनी अगर फॉर्म हो रही है और उसके कुछ न कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, कुछ ऐसे घटनाएं हो रही हैं जो कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन लायबल होगा। प्रमोटर लायबल होगा। एक प्रमोटर अगर एक ने मिलके अगर एक बंदे ने बनाया है तो चलो ठीक है, एक प्रमोटर हो गया। अगर 2-3 लोगों ने मिलके बनाया है तो वो जॉइंट प्रमोटर हो गया। तो वही कह रहा है, जॉइंट एंड सेवरल, ईच एंड एवरी प्रमोटर शैल बी लायबल फॉर देयर मिसअप्रोप्रिएशन या ब्रीच। समझ रहे हैं, अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, ठीक है, और उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं आप, अब वादा किए हैं, वादा निभा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो सुना है ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, तो निभाना पड़ेगा आपको भाई, कुछ भी करके, ठीक है, वरना एक या सभी जितने हैं, एक है तो एक और एक से ज़्यादा हैं तो सभी लायबल होंगे, ठीक है। अगर ये है कि अगर एक प्रमोटर ने, मान लीजिए 3 प्रमोटर थे, A, B और C, ठीक है, अब कंपनी की लायबिलिटी जो निकल के आ रही है, ठीक है, वो 1 लाख रुपए थी। कितनी? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए थी। आज देखो B से कहा गया, पहले A से कहा गया, सीनियर मोस्ट था, सर ऐसी सी बात है आपको पे करना होगा। चलो ठीक है, उन्होंने कहा बाकियों से पूछ लो। बाकियों से गए पूछ रहे तो उनसे बताया, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। उनसे पूछा, बोला हो जाएगा, लेकिन हुआ किसी का नहीं। फाइनली 1 लाख रुपए पे कर दिया ए ने, सीनियर मोस्ट था ना, तो अपनी भाई रेपुटेशन का भी ख्याल था, पे कर दिया। तो अब 1 लाख रुपए इसने पे किया है, हालांकि इसका जो शेयर था कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 35% का ही था, यानी कि ये 35,000 देने के लिए ही लायबल था, ठीक है। बाकी का पैसा 65,000 रुपये में, ठीक है, 40,000 इनका था, ठीक है, और बाकी के 25,000 इनके थे, ठीक है, इनका था 35,000, ठीक है, परसेंटेज में भी 35% आएगा और उसमें वैसे भी, ठीक है ना। तो 35,000 रुपये इनका था, 40,000 इनका था, 25,000 इनका था। भले ये सीनियर मोस्ट था, इसके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन अमाउंट कंट्रीब्यूट जो भी करते भाई क्या फ़र्क पड़ता है, उससे वो अपना डिसाइड करते हैं उसको बनाते वक्त। तो अब 1 लाख में 35,000 इसका बनता था, इसने पूरा 1 लाख उठा के दे दिया, तो बाद में इन दोनों से लेने का अधिकार भी है इसके पास, ठीक है। और इन दोनों की, बी और सी की लायबिलिटी है ए को पे करे, समझ रहे हैं। हाँ, दूसरा है, अगर ऐसी कोई बात होती है, ठीक है, कि प्रमोटर की डेथ हो गई, प्रमोटर की डेथ हो गई, कोई प्रमोटर है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसके ऊपर ये लायबिलिटी थी कि उसको ये पे करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर की डेथ के बाद उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। उसकी स्टेट, उसकी संपत्ति में से वो पैसा निकाला जाएगा, ठीक है, चाहे बेच करके या जैसा भी होगा, ठीक है, वो करके उसकी स्टेट लायबल होगी। स्टेट मतलब समझ रहे हैं ना, संपत्ति उसकी लायबल होगी,
ठीक है, उसका कर्जा चुकाने के लिए। कर्जा ही समझो, लायबिलिटी एक तरह से कर्जा ही होता है, ठीक है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी किस बात को कहेंगे, ठीक है, कह रहे वेयर द प्रमोटर इज फेल्ड, ठीक है, वेयर द प्रमोटर इज फेल्ड इन दिस ड्यूटी, कौन कौन सी ड्यूटी, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रमोटर की कोई ड्यूटी थी और प्रमोटर उस ड्यूटी को पूरा करने में फेल हो गया, ठीक है, कोई देखो कुछ करना था, कोई अधिकार, कुछ काम बताया गया था, जैसे हमने अभी ड्यूटी में पढ़ा था, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, ठीक है, सीक्रेट प्रॉफिट आप अर्न नहीं करोगे, ये उसका अधिकार है, लेकिन उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया, अर्न करने के बाद क्या हुआ, रख लिया, बताया भी नहीं, किसी को नहीं पता, तो बाद में पता चला तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ ना। आप अपनी ड्यूटी का उल्लंघन कर रहे हो भाई, जिस चीज़ को करने से मना किया गया वो चीज़ आप कर रहे हो, तो वो चीज़ करना नहीं है आपको। फिर अगर ऐसा करते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या उसके बाद क्या नतीजे निकल के आएंगे सामने। पहला, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा, रिकवर द प्रॉफिट, ठीक है, देखो अगर ऐसा किया है आपने, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, ठीक है, आपने ड्यूटी का उल्लंघन कर दिया है, तो क्या होगा कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट था वही खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म, रद्द, कोई मतलब नहीं। दूसरा, अदर ऑप्शंस भी रखे जाते हैं ना, कि एक ही पे अगर आप रिजिड हो गए तो काम नहीं चलता। फिर दूसरा है कि भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं खत्म होगा, लेकिन एक काम करो, आपने जो गलत तरीके से पैसा कमाया है, नफ़ा नुकसान